समाज सेवा में जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे लड़ने के लिए मैंने एक संकल्प बचपन में ही लिया, जो मैंने पीताम्बर वस्त्र धारण करके जिसको लिया। मैंने संन्यास नहीं लिया। कांग्रेस पे ये भी आरोप लगता आया है कि कांग्रेस सामने से कुछ और है और पीछे से कुछ और है। कांग्रेस सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होती तो इतने साल शासन में नहीं रहते। IITs दिए, मेडिकल कॉलेज दिए। प्रियंका मौर्य जी को जाना था तो उन्होंने ऐसी पार्टी चुनी जिसने कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी दिया, ऐसी पार्टी चुनी जिसने चिन्मयानंद जैसा यौन उत्पीड़न का आरोपी रहा, ऐसी पार्टी चुनी जिसमें अजय मिश्रा टेनी जैसे व्यक्ति हैं जिनके बेटे ने सबके सामने अपनी थार जीप से कुचल दिया। कांग्रेस पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं, एक वो विचारधारा है जिसने चाहे महिला हो चाहे दलित हो, पंजाब को पहला दलित CM दिया। अभी भी लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी। हाँ, EVM पर सवाल अडवाणी जी ने सबसे पहले खड़ा किया था। नमस्कार, मैं हुज़ैफा गौर, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। तो 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और कांग्रेस का हाल बुरा है। हमारे साथ मौजूद हैं साधना भारती जी। सबसे पहले तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं 2.5 साल की उम्र से बोलना शुरू किया था। 2.5 साल की उम्र में सबसे पहले मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। मेरे घर में कुछ माहौल भी पूजा पाठ का रहा। दादाजी ज़्यादा पूजा पाठ करते थे तो उन्हीं के साथ साथ मैं बोलती थी। तो एक 2.5 साल के बच्चे के लिए कोई मंत्र का उच्चारण करना मुझे लगता है सबको अचंभित करने वाला था। और खुद मेरे फैमिली ने मुझे इसीलिए उसको ज़्यादा गौर नहीं दिया क्योंकि लोग ये कहेंगे कि खुद से अपनी बेटी को महिमा मंडित किया जा रहा है। तो मैं एक संयुक्त परिवार की परिपाटी में पली बड़ी लड़की हूँ और सभी लोगों ने जब ये देखा तो कई पत्रकारों ने, जो मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त रहे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप इसको आगे बढ़ाइए, ये तो अच्छी बात है अगर इसमें बोलने का जज्बा है और अगर अध्यात्म की तरफ रुचि है या जिस भी तरफ है तो उसको आगे कीजिए। तो उसके चलते हमने शुरुआत की और फिर 3.5 साल की उम्र में मैंने अपने लाइफ की पहली प्रेस वार्ता को संबोधित किया था दिल्ली के इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में। और उसके बाद एक समाज सेवा की तरफ भी रुझान रहा, आध्यात्मिक प्रवचनों की तरफ भी रुझान रहा। समाज सेवा में जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे लड़ने के लिए मैंने एक संकल्प बचपन में ही लिया, जो मैंने पीताम्बर वस्त्र धारण करके जिसको लिया। मैंने संन्यास नहीं लिया। तो कुछ लोग क्योंकि भगवा वस्त्र धारण करने वाले को सन्यासी कहना प्रारंभ कर दिया करते हैं, तो मुझे भी देखकर लोगों की यही कुछ संभावनाएं, उनके मन में कुछ आशंकाएं जागती थी। लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैंने संन्यास नहीं लिया, मैं साध्वी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पीताम्बर वस्त्र धारण करके समाज सेवा करने का और अध्यात्म के मार्ग से होते हुए अपनी जर्नी को शुरू किया। लेकिन कांग्रेस पे ये भी आरोप लगता आया है कि कांग्रेस सामने से कुछ और है और पीछे से कुछ और है। ये हमेशा जो विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होती तो इतने साल शासन में नहीं रहते हमने देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाना कांग्रेस पार्टी के ही शासन में ये सब हुआ। IITs दिए, मेडिकल कॉलेज दिए और कथनी और करनी का अंतर हम में नहीं है। इस बात का प्रामाणिकता ये है कि पहली बात तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, भले चुनावों का परिणाम जो भी रहा हो वो सबको दिखा सामने, और वो लोकतंत्र में ये सराखों पर रखना पड़ता है क्योंकि जनादेश सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। लेकिन कांग्रेस ने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हमने कहा था हम 40% टिकट देने का काम करेंगे। 403 में से 400 सीटों पर 30 साल बाद पहली बार हम चुनाव लड़े, जिसमें से 39.7% के हिसाब से हमने टिकट दिया, यानी लगभग 40% टिकट हमने महिलाओं को दिया। 159 सीटों पर महिलाएं लड़ी और हमने, हमारी कथनी करनी में अंतर होता तो हम क्यों इसको साकार करते। लेकिन चुनाव आपने टिकट तो दे दिया, लेकिन उसमें कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो पोस्टर गर्ल थी, आपको बखूबी मालूम है कि कैसे कैसे उनका मामला सामने आया। जाहिर सी बात, उन्होंने आखिर में जाके उन्होंने भाजपा का साथ शुरू कर दिया, मतलब कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस में अंदर जो अंतर्कलह चल रही है उसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो भुगतना ही पड़ा है। जैसे अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, नतीजे सबके सामने हैं। पंजाब में बनी बनाई सरकार थी, वो गई। गोवा में पिछली बार आपने अच्छा किया था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि गोवा में अच्छा कर पाएंगे, सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में भी माना जा रहा था। एक तरीके से कह सकते हैं कि 5 राज्यों में बिल्कुल एक तरीके से सफाया हो गया। तो उसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए, ये कहना कि सफाया हो गया, मुझे लगता है लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है। ये लोकतंत्र का चरित्र और उसकी खूबसूरती है।
लेकिन हारने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए और जीतने वाले को कभी अभिमानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं अभिमान हुआ तो अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। लेकिन अब आप कहेंगे कि हारने की बात, तो आपको ये सब लोग जानते हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली के बल्ब का प्रयोग किया। 1000 असफल प्रयासों के बाद उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया और 1000 से ज़्यादा आविष्कार उन्होंने जीवन में किए, जिसमें से चलचित्र भी उसमें शामिल है, जिसमें माइक भी शामिल है। तो अगर उनको इस तरह की बात उनके दिमाग में आ जाती कि मैं तो 2 बार असफल हो गया, या 3 बार या 10 बार या 20 बार या 50 बार या 100 बार, तो शायद आविष्कार ही नहीं होता बिजली के बल्ब का। तो मुझे लगता है कि हारना एक अंतिम नहीं होता, एक क्षणिक है। हौसला निरंतर रहना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि जो आप चाहे आप पोस्टर गर्ल की बात करें, तो देखिए राजनीति में आप अगर पोस्टर गर्ल की बात करें, मुद्दे अभी भी सजीव हैं। मैं मानती हूँ 5 राज्यों में जो हुआ वो कांग्रेस के लिए निराशाजनक है, लेकिन हम हताश नहीं हैं। एक चीज़ देखिए सोचने की है, अगर प्रियंका मौर्य जी को जाना था तो वो किस लिए गई कि भाई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा हमें यहाँ सही नहीं लग रहा, हम तो छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी पार्टी चुनी जिसने कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी दिया, ऐसी पार्टी चुनी जिसने चिन्मयानंद जैसा यौन उत्पीड़न का आरोपी रहा, ऐसी पार्टी चुनी जिसमें अजय मिश्रा टेनी जैसे व्यक्ति हैं जिनके बेटे ने सबके सामने अपनी थार जीप से कुचल दिया और उसके बाद भी बर्खास्त नहीं किए गए। 700 से अधिक किसान जिस पार्टी के रहते शहीद हुए, जिस पार्टी में हाथरस जैसी पीड़िता के शव को जला दिया गया, डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते बुलंदशहर के छतारी में एक लोधी बच्ची के साथ हाथरस का रेपकांड दोहरा दिया गया, उसका भी शव आधी रात में जला दिया गया। प्रियंका गांधी जी गई, क्यों नहीं गई योगी आदित्यनाथ जी? तो उन्हें ऐसी पार्टी मिली। तो अगर ऐसी पार्टी उन्हें मिली है, इसका मतलब उनकी विचारधारा पर हावी उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जिसके चलते उन्होंने पार्टी बदली। और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भी तो नेता गए, और उनको बनाने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया, सांसद बनाया, उनके पिताजी तक को पार्टी ने सम्मान दिया। लेकिन मुझे लगता है उन्हें वो सम्मान न रहा सके, शायद कुर्सी से एक ऐसा लालच था कि फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकना चाहते थे, तो वो गए। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, हमें निराशा है, ये जो परिणाम कल जो नतीजे आए उससे निराशा अवश्य है। पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी बोलना चाहती हूँ, जो मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, मुझे लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी के बाद पहली बार डीजल पेट्रोल 100 के पार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई बिल्कुल आसमान के ऊपर, ये सब चीज़ें सजीव मुद्दे, अभी भी मुद्दे सजीव हैं। ये बात अलग है कि हम उन मुद्दों को जनता के दिमाग में पूरी तरह बिठाने में कहीं ना कहीं असफल जरूर हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के पैमाने को फिट करने में सफल हो गई। लेकिन अगर जाति और धर्म का निरंतर इस तरह से भावनाएं भड़काकर वोट अगर लेते रहेंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके लिए समूचे विपक्ष को एकजुट होकर उसके लिए आगे बढ़कर आवाज उठाना बहुत आवश्यक है। ये भी सवाल खड़ा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ज़्यादा शिकायतें आ रही थी, तो क्या ज़्यादा अहमियत नवजोत सिंह सिद्धू को दी जा रही थी? क्योंकि ज़्यादा खफा और ज़्यादा कहते हैं ना 3-5 जो उन दोनों के बीच में ही हो रही थी। क्योंकि दूसरी ये भी सामने बात आई थी कि किसी और की तरफ से कोई ज़्यादा शिकायत नहीं आई थी। जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी वो नवजोत सिंह सिद्धू को ही थी और ज़्यादा तवज्जो उनको ही दी गई, जिसके बाद ये खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं तो देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी को कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आप कहेंगे अगर हमने तवज्जो दी, वो तो मैं नहीं मानती। देखिए, जो बहस हुई ये आंतरिक मुद्दा था पार्टी का, जो कि मुझे लगता है जो सामने आया जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अटव्वल आज भी सबसे ज्यादा है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान जी कैबिनेट की मीटिंग में लड़ने लगते हैं आपस में, उनके अंदर वार्तालाप करते करते बहसबाजी हो जाती है। राजस्थान के अंदर भी वसुंधरा राजे सिंधिया और पूनिया जी के अंदर भाजपा में किस तरीके से सिर्फ अटव्वल चला है वो किसी से छिपा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के बीच में जिस तरीके से बातें बीच में आई थी वो भी छिपी नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं मानती हूँ पंजाब का जो हमारा आंतरिक जो भी मसला था वो बाहर नहीं आना चाहिए था, वो आया क्योंकि पार्टी में कहीं ना कहीं लोकतंत्र जीवित था। हमने दोनों को ही अपनी बात रखने का अवसर दिया, दोनों की बातें सुनी गई। ऐसा नहीं था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कम सुनी गई थी या उनकी ज्यादा सुनी गई, दोनों की ही बात सुनी। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने फैसला कर लिया भाई पार्टी छोड़कर जाना है, सिद्धू जी ने तो नहीं किया ये फैसला। तो जो पार्टी के साथ रहे उन्हें क्यों ना तवज्जो दे, जो पार्टी छोड़कर जिन्होंने जाने का इसलिए फैसला कर लिया क्योंकि हमने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो मैं फिर वही कहूंगी, जिन्हें अपनी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा प्यारी हैं विचारधारा से, तो हमें नहीं लगता उन्हें पार्टी के साथ रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मात्र एक पार्टी नहीं, एक वो विचारधारा है जिसने चाहे महिला हो चाहे दलित हो, पंजाब को पहला दलित सीएम दिया कांग्रेस पार्टी ने। भाई झाड़ू वाले आ गए, वो करेंगे क्या? लेकिन इस तरह आए कि उन्होंने ना भाजपा को बख्शा, जबकि भाजपा की तो उस समय मोदी लहर चला करती थी। कांग्रेस तो चलिए उस समय भी गिनती में मीडिया लेने का ही काम नहीं कर रही थी। सरकार तो उससे पहले कांग्रेस की थी ना,
कांग्रेस की सरकार पहले जरूर थी, तो दिल्ली में जितना विकास हुआ वो कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ। इससे भी आप दिल्ली के आम आदमी से पूछिए ना जाकर, कौन सा केजरीवाल जी ने नया स्कूल बना दिया, नाम बता दे एक स्कूल का। कौन सा एक हॉस्पिटल बना दिया, उसका नाम बता दे। पुरानी ही चीजों को रिनोवेट करके और उसको बड़ा चढ़ा के दिखाना। क्योंकि ईवीएम पे बड़ा सवाल खड़े हुए थे, आपने भी, मैं आपकी भी कुछ डिबेट्स देख रहा था, तो उसमें भी आपने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ थी? देखिए, ईवीएम पर सवाल खड़े करने पे पहली चीज स्पष्ट कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रक्रियाओं पर सवाल नहीं खड़ा किया हमने। हाँ, ईवीएम पर सवाल अडवाणी जी ने सबसे पहले खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के इस समय पर राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता भी हैं, जीवीएल जी। उन्होंने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ऑन ईवीएम और नॉट। ये किताब उनकी लिखी हुई है, मेरी लिखी हुई नहीं है। तो उन्होंने तो डेमोक्रेसी एट रिस्क बोल दिया सिर्फ ईवीएम के आधार पर कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने खुद ये दावा किया था। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी के कई दावे पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट में हैक करके दिखाई गई मशीनें। फिर हमने कहा जापान जो चिप भेजता है ईवीएम की, वो यूज नहीं कर रहा। जर्मनी ने इस्तेमाल करना ईवीएम को बंद कर दिया, अमेरिका जैसे बड़ी ताकतों ने बंद कर दिया। तो इन केस अगर शंका है तो हम तब कहते हैं कि तब सोचना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो आप कह रहे हैं, अभी मैंने जो डिबेट में किया, उसका मेरा पैमाना और उसका आधार कुछ और था। मैंने इस आधार पे बोला, बनारस के अंदर अगर ईवीएम मिल रही हैं, कूड़ेदानों में पड़ी मिल रही हैं, गाड़ियां ईवीएम मशीनों को ले जा रही हैं, तो जो प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, उसके मुताबिक ईवीएम बिना सिक्योरिटी के रोड पे नहीं मिल सकती। आपसे बस आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी पूछा कि कांग्रेस का सिंपल कम अल्फाजों में बताइए कि प्लान क्या है, क्या आगे करना है? हम बुनियादी मुद्दों के साथ रहेंगे आगे, और सब में सामंजस्य स्थापित करते हुए, अपनी विचारधारा को जीवित रखते हुए, सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और विशेषकर महिलाएं, जो मैं तो कहती हूँ और पार्टियों को भी सीखना चाहिए, भले रिजल्ट जो भी रहा हो। एक ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो लिया था, जो 40% महिलाओं को टिकट देने का, मुझे लगता है वो एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय। और हर पार्टी को महिला सशक्तिकरण अगर करना है तो आपको विधानसभाओं में सीटें देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे नहीं तो कानून बदलेंगे कैसे हम, जो अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की। तो मुझे लगता है हम उसको भी लेकर, महिलाओं के और सशक्तिकरण को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ की बातों को लेकर, बुनियादी मुद्दे जो भी हैं, गरीब है, किसान है, बेरोजगारी। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि किसान आंदोलन इतना बड़ा हुआ, आप भी जानते हैं। कोई आज आज़ादी के बाद पहली बार 1 साल तक किसान रोड पर बैठा रहा और उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। उसके बाद उन सीटों से भाजपा जीती है, तो बड़ा आश्चर्यचकित है। यानी लोगों के दिमाग में वो मुद्दे दबे और जाति धर्म के मुद्दे बड़े हो गए और उन्होंने उन मुद्दों को दबाया। तो मैं जनता से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप कृपया करके उन बुनियादी मुद्दों पर वोट करें जिनसे आप त्रस्त हैं, क्योंकि ये जात धर्म का पैमाना सिर्फ 2 दिन के लिए बात करते हैं और फिर ये एक हो जाते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है, आपस में लड़ाई करेंगे। ओवैसी जी को भी इन्होंने इसलिए उतार रखा था, जो ओवैसी जी खुद तेलंगाना से पूरी सीटें चुनाव नहीं लड़ते और वहाँ टी राजा लोध भाजपा के हैं, इनके बीच में से सीट में से जीत कर आते हैं, उन्हें नहीं हरा पाते और ये यहाँ आकर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में लड़ने लगते हैं। इनके बिहार में चुनाव लड़े तो मुस्लिम विधायक कम हुए, मैं आपको बता रही हूँ, ये फैक्ट है। तो इनसे तो नुकसान है हर व्यक्ति को। तो ये जो है, ए बी टीम को समझे जनता और जात धर्म के उसमें चंगुल में ना फंसे, चक्रव्यूह में ना फंसे। विकास और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जिनको कहीं ना कहीं मैं कहूँगी पूर्ति करने में ये सरकार असफल साबित हुई है, उन पैमानों पे जनता वोट करे। और हम उम्मीद करते हैं कि नए जोश खरोश के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और आगे और भी स्टेट्स में चुनाव आ रहे हैं, हम उनमें दमखम के साथ लड़ेंगे और हार क्षणिक है, हौसला निरंतर है। भविष्य में निरंतर संघर्षरत रहकर हमारी जीत निश्चित होगी। तो ये थी हमारे साथ साधना भारती, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, बेबाक तरीके से उन्होंने कांग्रेस की बात रखी और आगे के प्लान बताया कि आगे कांग्रेस किस तरीके से चुनाव के मैदान में उतरेगी। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।